सी बात है, हम लोगों ने एसी में पहले अपनी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखी। आरएमएस वैल्यू सिखाई आप लोगों को, बताओ क्या स्टेप्स थे। सबसे पहले हमें फंक्शन निकालना है टाइम का, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन निकालना है, फिर उसका रूट निकालना। मीन निकालने का क्या प्रोसेस था, आई डी टी बाई डी टी लिमिट लगानी है जीरो से, जो भी पूछा जाए, जीरो से टी बाई टू, जीरो से टी, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए बस, जल्दी बोलो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लीनियर फंक्शन आ जाएगा। अब तुम्हें दो चीजें और याद कर लो बस, कि जब भी साइन का लीनियर फंक्शन आए, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा एवरेज निकालना है ना। तो मान लो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ये आई दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी, आई नो, ऐसे मान के चल, लीनियर फंक्शन है साइन का। अगर हमसे बोला जाए इसका एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने के लिए दो तरीके, या तो कंप्लीट या हाफ। तो देखो कंप्लीट साइकिल मेरी ये आई एज अ फंक्शन ऑफ टी मान लिया, तो ये तो हमें ग्राफ देख के समझ में आ गया, जितना ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है उतना ही ग्राफ। कंप्लीट साइकिल के लिए इसका एवरेज तो जीरो आ जाएगा। एवरेज क्या निकालते, देखिए ध्यान से, हम लोगों ने फंक्शन क्या बोला था, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना है, दैट इज वो फंक्शन टाइम का होना dt, it dt, i dt बेसिकली क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो देख इसका एरिया अपर वाले का पॉजिटिव आएगा और इसका एरिया नेगेटिव आएगा, दोनों सेम है, a1 पॉजिटिव है, a2 नेगेटिव है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये तो पक्की बात है। इसका एवरेज अगर हम निकाले dt जीरो से t का, तो क्या आएगा बच्चों, जीरो। एक चीज और याद रखिए, अगर इसका स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़े ना, स्क्वायर का एवरेज, तो वो वैल्यू डायरेक्ट याद करना भी ये करूंगा। तुझे ये तो समझ में आ गया ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, इसको जीरो से टी, जीरो से टी, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2, ये ब्रैकेट लगाओ, इंटू डी टी करो, इंटीग्रेट करो जीरो से टी और डिवाइडेड बाय जीरो से टी। अब ध्यान से देखो भाई, जब साइन का ग्राफ आपने देखा, साइन का ग्राफ ऐसा है, तो सिमिलरली कोस का ग्राफ भी ऐसे ही होता है बच्चों। देखो ध्यान से, ध्यान से देख, जो ये एरिया है ना, ये टोटल एरिया बराबर है इस वाले एरिया के, तो अभी भी एरिया जितना ऊपर है उतना ही, तो अभी भी आई एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए क्या आएगा, जीरो। आप मेरी बात सुनो, तो आपको याद क्या करना, अगर साइन का लीनियर फंक्शन है, कोस का लीनियर फंक्शन है, फॉर कंप्लीट साइकिल इसका एवरेज हमेशा जीरो रहेगा, पहली बात। अब एक इसका देखो, तुझे नहीं लगता जब इसको ओपन करेंगे तो देख ध्यान से, ये 1/2 dt बाहर आ जाएगा, तो 1/2 को बाहर ले लो, ये वाली टर्म क्या बनी dt माइनस ये वाली टर्म देखो cos ऑफ 2 ओमेगा t dt, जीरो से t, जीरो से t डिवाइडेड बाय dt, जीरो से t। आपको एक चीज अभी भी तो सोचनी चाहिए कि सर ये भी तो लीनियर फंक्शन है कोस का, अगर इसका जीरो है साइन का और कोस का, तो इसका भी क्या होगा, जीरो। तो खत्म करो इसको, तो ये तो खत्म। अब बोलो 0 to 2 dt, dt का इंटीग्रेशन t, जीरो से t dt का इंटीग्रेशन t, तो ये t कैंसिल आउट, तो बचा क्या, हाफ। याद कर ले बस, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल, एवरेज फॉर हाफ साइकिल क्या हो जाएगा, हाँ एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगा, 1/2, क्या हो जाएगा, किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, मतलब एवरेज फॉर हाफ कंप्लीट साइकिल क्या हो जाएगा, 1/2। ये डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि जब आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो आपको डायरेक्ट इक्वेशंस बनती हुई दिखाई देंगी, कहीं पे लीनियर फंक्शन आ जाएगा, कहीं पे स्क्वायर फंक्शन आ जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए, जब स्क्वायर फंक्शन आ जाए तो हाफ, लीनियर फंक्शन आ जाए तो जीरो, खत्म। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे RLC, अकेला R, अकेला L, अकेला C। तो जब प्योर R, प्योर L, प्योर C के बारे में बात करी थी, तो दो ही चीजें याद रखनी थी वहाँ पे, वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है। रजिस्टर के केस में बात करेंगे तो वोल्टेज इन करंट आर इन द सेम, फिर सारे बोलो, वोल्टेज इन करंट आर इन द सेम, साथ साथ बढ़ेगी, साथ साथ फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। यानी जो वोल्टेज का है वही करंट का है, जो करंट का है वही वोल्टेज का है। ये याद रख लो दिमाग में कि अगर मुझे वोल्टेज का फेज पता लग जाए ना,
तो अगर रेजिस्टेंस के थ्रू मुझे करंट निकालना है तो वही फेज है जो वोल्टेज का है। अगर मुझे करंट पता लग जाए ना तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या मिल जाएगा, जो करंट का है, नहीं आया। अब आगे बोलो, एल के लिए याद रहता है IEL, बोले तो इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है कितने फेज से, कौन आगे चलता है, वोल्टेज, कौन पीछे चलता है, करंट, नहीं आया, कितने एंगल से, CCL कैपेसिटर में करंट लीड करता है, किससे लीड करता है, पोटेंशियल से, कितने एंगल से। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने ये बोला था जब भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो फेजर डायग्राम में बनाते हुए हम लोगों को फेजर जो एक रोटेटिंग वेक्टर होता है उस पे दो ही चीजें इंडिकेट करेंगे, या तो पीक वैल्यू या RMS वैल्यू, या तो पीक वैल्यू या तो पीक वैल्यू या फिर हम लोगों ने पढ़ा था RC सर्किट, LR सर्किट और RLC सर्किट, ये हम पढ़ चुके थे। अब RC सर्किट में हमने देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों के दोनों, ध्यान से देखो ये RC सर्किट है और वो RL सर्किट है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या चीज सेम रहता है, करंट, हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो मैंने बोला कि जो आपका रेफरेंस वेक्टर है ना बच्चों, रेफरेंस वेक्टर उसको क्या बना लो, करंट। देखो अब ध्यान से मान लो, देख अब हमें सब चीजें गिवन है, हमें ये सारे 4-5 चीजें निकालनी है। फिर हमने बोला था कि मेरे घर पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अब इक्वेशंस को पढ़ना सिखाता हूँ। ये देख, इसको हमें कंपेयर करो, E दिस इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, E नॉट की वैल्यू करो 10 और इनिशियल फेज जो भी गिवन ओमेगा t प्लस 5 30 डिग्री, फाई की वैल्यू 30 डिग्री। देख हमसे क्या बोला गया, RMS वैल्यू कैलकुलेट करो, Z कैलकुलेट करो, I नॉट कैलकुलेट करो, IRMS कैलकुलेट करो, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करो। सिंपल से शब्दों में बताता हूँ आप लोगों को, आपको ना 2-3 चीजें याद होनी चाहिए। जब भी ये कॉम्बिनेशन के डायग्राम आए ना बच्चों, तो प्लीज मेक श्योर फेजर डायग्राम बना लो। सबसे पहला स्टेप फेजर डायग्राम बनाए, देखो उससे कितनी चीजें सहूलियत बनेगी। जल्दी बोल, करंट और वोल्टेज में क्या रहेगा, सेम फेज, यानी अगर इधर I नोट है तो VR नोट भी इधर है। VR नोट क्या है, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, क्या बेटा ये, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, क्या बेटा ये, पीक वोल्टेज। इधर करंट है I नोट, ये कैपेसिटर है, CCL याद करो, करंट आगे आगे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस लेके चल रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VC नोट, क्या हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से देख, करंट सेम है, तो x एक्सिस को हमने रेफरेंस वेक्टर मान लिया, करंट इसको इंडिकेट कर दिया, ये बना मेरा I नोट ये है, तो इधर कौन बना बाबा, VR नोट, और इधर कौन बना बच्चों, VC नोट। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई कष्ट, क्योंकि दोनों के बीच में पाई/2 का एंगल है, तो आ गया। अच्छा ये पीक वोल्टेज है रेजिस्टर के अक्रॉस, ये पीक वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस। पीक वोल्टेज इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आएगा, पीक, और वो रिजल्टेंट आएगा 10 के बराबर, किसके बराबर। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में ये पूछा भी जाता है बच्चों कि इसके अक्रॉस वोल्टेज दे दी मान लो 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज दे दी मान लो 4 वोल्ट, पीक वोल्टेज बोल दी गई, बोला जाए टोटल पीक वोल्टेज ऑफ द सर्किट बताओ, तो क्या हम 3 + 4 कर सकते हैं क्या, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रीजन समझो, क्योंकि 3 और 4 हम जब ऐड करते थे जब सारे के सारे सेम फेज में होते थे। इसमें देख B और I में फेज डिफरेंस 0 है, इसमें देख तो 3 + 4 7 में कभी नहीं बोलूंगा कि 7 वोल्टेज इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज ऑफ द सर्किट है, नहीं कभी नहीं। तो क्या करना है, उनको ऐसे वेक्टोरियली ऐड करो, तो ये 3 ये 4, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा 5, 3 4 का रिजल्टेंट 5 आता है, तो पीक वोल्टेज ऑफ द सर्किट कितनी है 5, तो हमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ा या अलजेब्रिकली ऐड करना पड़ा। ये ध्यान रखो हमेशा कि AC में कभी भी RLC के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उनको डायरेक्ट ऐड अलजेब्रिकली क्यों नहीं करेंगे, रीजन बताओ, क्योंकि सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, वो फेज डिफरेंस अलग अलग है। अगर फेज डिफरेंस अलग है तो हम उनको एक साथ ऐड नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। अब इधर देखो, अब ओम्स बाबा को याद करो, बाबा ने क्या बोला, V = I × अब ये चीज समझना, जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाए ना तो याद करो हम लोगों ने 11th में एक प्रिंसिपल पढ़ा था, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी इक्वेटेड। अगर बच्चों इधर पीक वोल्टेज है ना तो याद करना ये भी पीक वोल्टेज ही होनी चाहिए। अगर इधर RMS है ना तो ये भी RMS होना चाहिए, ऐसे ना लिख देना V नोट दिस इज इक्वल्स टू IRMS × R। बात समझ में आई, पीक के साथ पीक, RMS के साथ RMS। अच्छा ये तो था रजिस्टर के केस में। इंडक्टर के केस में क्या होता था, XL, और कैपेसिटर के केस में XC। तो वहां पे क्या इक्वेशन बनती थी याद करो,
V नॉट दिस इज इक्वल टू I नॉट इंटू XL। XL की वैल्यू बोलो L इंटू ओमेगा, L इंटू XC की वैल्यू बोलो 1 बाय C ओमेगा, 1 बाय C ओमेगा। अब ध्यान से सुन, ये सब चीजें समझ में आ गई। अब जो कि करंट मेरे पास रेफरेंस वेक्टर है, क्या करो इस इक्वेशन को I नॉट से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी I नॉट से डिवाइड कर दो। जल्दी बोलो V R नॉट बाय I नॉट क्या बनेगा R, V C नॉट बाय I नॉट क्या बनेगा XC। ये भी ऑपोजिशन है, ये भी ऑपोजिशन है, तो इन दोनों का ऑपोजिशन क्या होता है Z। क्या होता है Z। इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल से शब्दों में सुनो, जब अकेले अकेले थे ना तो इनका नाम अलग अलग था, एक का रेजिस्टेंस, एक का इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक का इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब इन तीनों में से किसी भी दो के तीनों के कॉम्बिनेशन आ गए तो जो ऑपोजिशन है उसका नाम चेंज हो गया, दैट इज इम्पीडेंस। RC आ जाए, RL आ जाए, RLC आ जाए, हर केस में ऑपोजिशन को क्या बोलोगे इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस की वैल्यू लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बच्चों। यहाँ पर Z का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू XC का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर प्लस, देख बच्चों तो Z हमसे पूछा गया, नहीं निकाल सकता मैं भाई, हमें XC पता है, हमें R पता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 4 16 का √5, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, अरे सारे बोलो नहीं आया बच्चों। जब Z की वैल्यू अगर 5 आ गई हमारे पास I नोट, अब ये बोलो ये कौन है E नोट, E नोट की वैल्यू 10 है, हमसे पूछा गया I नोट, तो I नोट का फॉर्मूला बोलो E नोट बाय Z। अब टोटल रेजिस्टेंस R नहीं है, टोटल Z हो गया है ना, तो अपोजिशन वही ओम्स लॉ लगाओ सिंपल। तो बोलो I नोट की वैल्यू क्या होगी, हाँ जल्दी बोलो E नोट बाय Z। E नोट की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 5 बोले तो 2 ओम, नहीं आया बच्चों, सॉरी 2 एम्पीयर नहीं आया बच्चों, तो ये भी आ गया। अब IRMS पूछा है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन I नोट एंड IRMS? हाँ, IRMS इक्वल्स टू I नोट बाय √2, तो I नोट आ गया है, √2 से डिवाइड कर दो तो I नोट बाय √2 आ गया। अब ये IRMS आ गया, अब बोलो ERMS, E नोट बाय √2, E नोट पता है, अरे बोलना, चलो ये आ गया समझ। अब ये जल्दी बोलो I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, खुद सोच के देख, I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, I ये रहा, जो नेट वोल्टेज मिली थी वो ये रही, फाई एंगल से पीछे है, तो इस सर्किट में लीड कौन कर रहा है, करंट। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखो कौन लीड कर रहा है, किससे, वोल्टेज, कितने एंगल से, 5। अब ध्यान से देख R की वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 3, अभी ये 4 है ये 3 है, तो ये एंगल बोलो 3 4 5 53 बना, सॉरी 37, तो ये बना 37, नहीं आया, बोल भाई सोच के देख, इक्वेशन पता है, हाँ E की पता है, I की लिखनी है तो I की लिखो ना, I दिस इज इक्वल्स टू I नोट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस ये कितना है 30 डिग्री, ये तो गिवन है भाई, बट इसमें हमें पता है कौन लीड कर रहा है, करंट, किससे, कितना 37 प्लस 37 खत्म। I नोट की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने 2, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी बच्चों, 2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 67 डिग्री। सेम इसी फॉर्मेट पे ये चीज है, खुद ट्राई कर सकते हो, खुद बताओ एक बार क्या करोगे, ये कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया R और L का, बता क्या करेंगे, इसमें तो सेम रहेगा, इसमें कौन लीड करेगा, IP है, बोले तो वोल्टेज, तो वोल्टेज ए जो ये वोल्टेज अब नीचे बनी थी वहां पे वोल्टेज क्या बन जाएगी ऊपर, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ट्राई करो जल्दी फटाक से।